गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट। आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे अपन इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट बोल देते हैं, वैसे ही अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को ई इफेक्ट बोल देते हैं। अब ये कुछ इंडक्टिव इफेक्ट जैसा ही है, लेकिन हल्का फुल्का फर्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे तो आपने क्या बोला था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट है। एक बार अगर हमारी कार्बन चेन के साथ कोई ग्रुप अटैच हो गया तो वो उस पर परमानेंट पोलैरिटी जनरेट कर देगा, परमानेंट पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। इनको फिर कोई नहीं हटा सकता। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, ऐसा इसमें नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये हमारा टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट, हमारे पास हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक करवाने के लिए हम एक रिएजेंट लेके आएंगे। रिएजेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, ये सारी डेफिनेशंस में भी बताऊंगा, एक बार सुन लो। हमारे पास हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, उस पे अटैक करवाने के लिए मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेके आऊंगा, उसे मैं रिएजेंट बोलूंगा। तो जो मॉलिक्यूल अटैक करने के लिए आता है उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक में, रिएजेंट बोलते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पे अटैक कर रही है, समझ रहे हो। जैसे मैं बोलूं कि शाहरुख ने सलमान को मारा, मान लो शाहरुख ने सलमान को मारा, तो अब उसने क्या होगा, शाहरुख ने अटैक किया रिएजेंट, और किस पे अटैक किया, सबस्ट्रेट। सब्सिक्वेंट नहीं, सबस्ट्रेट। सब्सिक्वेंट तो पड़ोसी होते हैं या मेहमान होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों की इंटरेक्शन से जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट लड़ाई हो गई और क्या हो गया, तो जो प्रोडक्ट आए, जो हमारा मेन मतलब इसका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सबस्ट्रेट होता है जिसपे रिएजेंट आके अटैक करता है, इसके अटैक की वजह से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीन ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है जी। एक कैटलिस्ट भी होता है, वो फिर परमानेंट नहीं है, हमेशा यूज करेंगे। कई रिएक्शंस भी कैटलिस्ट यूज करते हैं, कई में नहीं करते, तो वो मैंने भी नहीं बताया। तो मैं ये बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी इफेक्ट है। जब हमारे सबस्ट्रेट के पास रिएजेंट आएगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा। अगर मैं रिएजेंट को सबस्ट्रेट से दूर ले जाऊंगा तो इफेक्ट शो होना बंद हो जाएगा। मतलब मेरा सबस्ट्रेट पड़ा हुआ था, बिल्कुल न्यूट्रल पड़ा हुआ है, कोई इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। मैं इसके पास कोई रिएजेंट लेके आया, रिएजेंट लाने की वजह से इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। जब मैं इस रिएजेंट को दूर ले जाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव भी गायब हो जाएगा। टेम्परेरी इफेक्ट है, बात समझ में आ गई होगी। फिर जैसे आप पढ़ रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास दो तरह का होता है, कौन कौन सा, प्लस आई और माइनस आई। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हमारे पास दो तरीके का होगा, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। डिपेंड करता है कौन सा रिएजेंट अटैक कर रहा है। अब रिएजेंट मैंने आपको दो तरह के बताए थे, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। रट्टा मारने के लिए क्या करोगे, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है जी। जो नेगेटिव होता है वो किस पे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका अटैक करवा दिया। ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव किस चार्ज की डिमांड करेगा, नेगेटिव चार्ज की। तो हम क्या करेंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो आप ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ठीक है। अब जब आप ये वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो दोनों के साथ शेयर था, कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन के साथ भी,
लेकिन डोनेट करने के बाद ये एक के पास आ जाएंगे, या कार्बन के पास या ऑक्सीजन के पास। किसके पास जाएंगे बताओ? ये वाले इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के पास जाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, कहेगा मुझे दे इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, हाइड्रोजन इसके पास आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? वाह, इलेक्ट्रॉन जाने पे नेगेटिव आता है, इलेक्ट्रॉन जाने पे लॉस होता है, पॉजिटिव आता है। ये मैंने आपको शो कर दिया, प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट हमारा तब अराइज होता है जब इलेक्ट्रोफाइल हमारे रिएजेंट पे अटैक करेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल ना करता, न्यूक्लियोफाइल करता, फिर अब ये न्यूक्लियोफाइल का क्या सबूत है? नेगेटिव चार्जेस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? एक मिनट देखो, ये मैंने अटैक करवा दिया। अब इन दोनों में से किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव, जो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। इन दोनों में से पॉजिटिव कौन बनेगा? समझ रहे हो ना? कार्बन पॉजिटिव क्यों बनेगा? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो हमारे साइनाइड ने अटैक किया कार्बन पे, ये वाली बॉन्ड इस पे चली जाएगी, क्या बन जाएगा? ये लो, अटैक करने की वजह से हमारे ग्रुप पे कौन सा चार्ज आ गया? तो ये कौन सा इफेक्ट है? बस ये दो तरह का होता है। अब एक बार देखो, इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, क्यों? मैंने मेरे रिएजेंट का अटैक करवाया। अगर मैं इसमें से रिएजेंट वापस निकाल लूंगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो टेम्परेरी इफेक्ट है। जब तक रिएजेंट जुड़ा हुआ है, इफेक्ट शो होगा। जैसे ही आप रिएजेंट को रिमूव करेंगे, ये पहले जैसे हो जाएंगे, इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। इंडक्टिव में ऐसा नहीं होता। इंडक्टिव में एक बार पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, फिर वो परमानेंट रहता है, फिर वो कहीं नहीं जाता। बात समझ में आ गई होगी? तो अपने को यही डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है? लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। लिखोगे, इट इन्वॉल्व, देखते जाओ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन थे? ये पाई इलेक्ट्रॉन थे। पाई इलेक्ट्रॉन कौन सी बॉन्ड में होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड में। तो लिखो, मैं दोबारा बोल रहा हूं एक बार, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स on more electronegative atom, on more electronegative atom in presence of reagent, in presence of reagent, reagent की प्रेजेंस में। अगर reagent हटा दूंगा तो पहले जैसे हो जाएंगे, फुल स्टॉप के बाद on removal of reagent, it changes to its original configuration, to its original configuration। रिएजेंट के आने पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं तो पहले जैसा, इसका मतलब इफेक्ट जो है परमानेंट, हेंस इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, हेंस इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। एक बात देखना, ये सही रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं क्या मैं? जनरल रिप्रेजेंटेशन देखो, बताना सही है या गलत है। और नीचे आएगा जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन दी है मैंने, बताओ सही है या गलत है? सीओ ग्रुप है, रिएजेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव।
ये बन गया, इसमें से रिएजेंट रिमूव कर दिया, रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखवाया होगा मैंने। तो ये आपकी डेफिनेशन की रिप्रेजेंटेशन है, इसको लिख लो। करते जाओ जी, बेसिक है, कोई बात नहीं। ये बेसिक है, ये बेसिक है, नहीं करते जाएंगे। इस महीने में आपका सिलेबस करवा देंगे, एक चैप्टर होना है, इसके बाद 2 महीने बचेंगे। ठीक है जी। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला कौन सा था? प्लस इफेक्ट। व्हेन, प्लस इफेक्ट में लिखोगे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड, when electrons of pi bond are transferred to that atom on which reagent is attached. Pi electrons of pi bond are attached to that atom on which reagent are attached. Reagent are attacked. अटैक, अटैच अटैक एक ही बात है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो एक बार, जब आप रिएजेंट ऐड कर देते हैं तो नेगेटिव चार्ज किस पे आता है? मैंने बोला प्लस इफेक्ट आप उसको बोलेंगे जब जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है उसी पे रिएजेंट आके अटैच हो जाए। इस वाले एग्जांपल में हाइड्रोजन किस पे अटैच हो रहा है? ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है? तो मैंने आपको डेफिनेशन में यही लिखवाया ना, वो वाला इफेक्ट जिस इफेक्ट में जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज आता हो उसी एटम पे रिएजेंट आके ऐड हो जाए तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लस ई। तो ये एग्जांपल है, पहले लिख लिया होगा। तो ये प्लस ई का एग्जांपल था, माइनस ई का एग्जांपल लिखोगे माइनस ई इफेक्ट। सेकंड वन इज माइनस ई इफेक्ट। The electrons of pi bond the electrons of pi bond are transferred to other atom opposite to which reagent is attached या attacked. Reagent is attached. अब नीचे वाला एग्जांपल देखो, नीचे वाले एग्जांपल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस पे जाता है? ऑक्सीजन पे। जिस पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है हमने रिएजेंट को उससे अपोजिट एटम पे लगाना है। उसी एटम पे लगाओगे तो प्लस सी, उसके अपोजिट एटम पे लगाओगे तो माइनस सी। अब नेगेटिव तो इस पे जा रहा है और अपन ने अटैक किस पे करवाया? उससे अपोजिट वाले पे ना, तो उसे बोलते हैं माइनस सी। समझ गए ना? डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल है, मैंने आपको आसान सा तरीका बताया भाई। अगर आप इसको अटैक करवाते हो रिएजेंट को अटैक करवाने पे फाइनल प्रोडक्ट पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस सी, और फाइनल प्रोडक्ट में अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये बढ़िया तरीका याद कर लेना, है ना? खत्म हो गया जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। थर्ड आ गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस इफेक्ट। इसके बिना आपकी आधी ऑर्गेनिक नहीं होती, रेजोनेंस इफेक्ट के बिना। बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस इफेक्ट। नहीं जी, शायद कल भी ना हो, परसों भी ना हो। रेजोनेंस इफेक्ट शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी इसकी? आर इफेक्ट। लिखो फिर आर इफेक्ट। हाँ जी, यही गॉडफादर है। इंडक्टिव इफेक्ट भी गॉडफादर है, लेकिन 15 में से एक केस में,
बाकी के 14 केसेस में कौन गॉडफादर है? यही डोमिनेट करता है। ठीक है, इसका एक और नाम भी है मीजोमेरिक इफेक्ट। मैं तो ऊपर वाला नाम यूज करता हूं, पर पता दोनों होने चाहिए। मीजोमेरिक इफेक्ट, इसको फिर आप एम इफेक्ट भी बोल देते हैं। अब इसकी भी ना वही कहानी चलेगी, ये भी दो तरीके का होगा, प्लस आर माइनस आर, पर इसको ना समझना जरूरी है बच्चे। इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आपसे रेजोनेंस नहीं होगी, और अगर आपसे रेजोनेंस नहीं होगी फिर मैंने बता दिया कि +2 की आधी ऑर्गेनिक आपकी रह जाएगी। रेजोनेंस का कंसेप्ट जो है ना वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। होता क्या है देखो, मैं आपको इसकी अगर सीधी डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। इसका एक एग्जांपल है मेरे पास। रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेंजीन का। देखो बेंजीन बनाओगे, बेंजीन को बनाने के ना दो तरीके हैं। बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। आपने मुझे बोला कि सर फॉर्मूला तो हमें पता है, आप स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो सपोज करो +1 के 2 बैच हैं, आपको मैंने बेंजीन ऐसे बना के दिखाई, आप बोलोगे सर ठीक है याद रखेंगे। एक और बैच है, उसको मैंने बेंजीन ऐसे बना के दिखाई। क्या फर्क है दोनों बेंजीन्स में? डबल बॉन्ड की पोजीशंस का फर्क है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशंस हैं, जो जगह मैंने खाली छोड़ी थी, अब अगले स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, खाली वाली जगह पे डबल बॉन्ड बना दी। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, इस स्ट्रक्चर में जहां जहां पे डबल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में वहां वहां पे मैंने सिंगल बॉन्ड बनाई है, और इस स्ट्रक्चर में जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड बनाई है। फिर +1 वाले बच्चों ने लड़ाई कर ली। एक बैच वाले कहते सर आपने हमें ये बताया था, उनको ये बता दिया, या तो आपने हमें गलत पढ़ाया, उन्हें गलत पढ़ाया। तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सही है। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अगर हमें एक्सप्लेन करनी है तो उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी पहले सुनते जाओ। बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है। अगर मुझे उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है ना, तो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए मुझे स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बनाने पड़ेंगे। और जब भी आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कंसेप्ट आप यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? रेजोनेंस हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर बताता है, और उन सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स का हमें क्या करना होता है, उन्हें हमें यूज करना होता है सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं, आपको बताना कि आप मेरी बात से एग्री हो या नहीं। 4th चैप्टर में आपने पढ़ा था एक टॉपिक, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। बॉन्ड लेंथ को बच्चे आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, ध्यान से देखना। 3 तरह की बॉन्ड होती हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। लेंथ वाइज आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? सिंगल बॉन्ड्स आर द लॉन्गेस्ट बॉन्ड्स। इनसे शॉर्टर कौन सी होती हैं? डबल। और सबसे शॉर्टर कौन सी होती हैं? ट्रिपल। यही होता होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं सिंगल और डबल में से कौन सी बॉन्ड लंबी होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड लंबी होनी चाहिए। सही बात है। इस स्ट्रक्चर में वापस आते हैं। इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड्स भी हैं, डबल बॉन्ड्स भी हैं। अगर मैं इस कंसेप्ट को फॉलो करूं कि सिंगल बॉन्ड लंबी होती है, डबल बॉन्ड छोटी होती है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चे? सिंगल बॉन्ड लंबी, अब डबल बॉन्ड छोटी। सिंगल बॉन्ड लंबी, डबल बॉन्ड छोटी, और फिर से सिंगल बॉन्ड लंबी, डबल बॉन्ड छोटी। यही बनेगा। थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं इस तरीके से, सही है ना? सिंगल बॉन्ड बड़ी, डबल छोटी, डबल छोटी और डबल छोटी। आज आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये बनना चाहिए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। छोटा सा होमवर्क ये है, आप अपनी बुक में चेक करना, बेंजीन ऐसे बनाई हुई है, ऐसे बनाई हुई है, ऐसे बनाई हुई है। कोई भी बुक चेक कर लेना,
+1 की +2 की लगे हाथ यूट्यूब गूगल वगैरह पे भी देख लेना। वैसे मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं होता, बड़े बिजी हो आप, और चलो कोशिश करना ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक नींद आ रही थी, अभी तो कहना सब कवर कर दिया। अच्छा टॉपिक तो यही चलेंगे, ABCD हमेशा बेकार लगती है पर इंग्लिश अच्छी लगती है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। कंसेप्ट कंसेप्ट जो होते हैं वो ऑलवेज बोरिंग होते हैं, लेकिन जब उनको यूज करना सीख जाओगे ना फिर आपको मजा आने लगेगा केमिस्ट्री में। तो ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग, पर मैंने तो ये नहीं बनाया, मैंने ये बनाया। अच्छा एक बात बताऊं, आपको थोड़ा सा सुन के हैरानी होगी, बेंजीन में सभी बॉन्ड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। बेंजीन वाले कार्बन क्या बोलते हैं, कहते हैं किसी में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है चाहे डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। तो ये तो नहीं मजा आ रहा बात सुनने में, भाई ये तो हमारे रूल के खिलाफ हो गया। इसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दूं, एक स्ट्रक्चर तो मैंने ये बनाया हुआ है, दूसरा स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया था, जहां पे डबल बॉन्ड थी वहां पे सिंगल बॉन्ड शो कर दिए थे, ये वाला। अब ध्यान से सुनना, इस वाले स्ट्रक्चर में जहां पे डबल बॉन्ड आ रही है उसकी जगह पे इस वाले स्ट्रक्चर में क्या आ रही है, सिंगल बॉन्ड। यानी कि जो हमारी डबल बॉन्ड है इसका डबल नेचर है, ये एज ए डबल बॉन्ड भी बिहेव कर सकती है और एज ए सिंगल बॉन्ड भी बिहेव कर सकती है। अगर इसके दोनों बिहेवियर हैं, सिंगल बॉन्ड वाला भी डबल बॉन्ड वाला भी, तो ना तो ये प्रॉपर सिंगल बिहेवियर शो करेगी और ना ही प्रॉपर डबल। फिर इसकी लेंथ ना तो सिंगल जितनी बड़ी आएगी और ना ही डबल जितनी छोटी आएगी, इंटरमीडिएट आएगी। डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 135 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है 143 पिकोमीटर। इसकी लेंथ ना तो सिंगल बॉन्ड वाली आएगी ना डबल बॉन्ड वाली आएगी, बीच में आएगी 139 पिकोमीटर। सभी कार्बन का ये नेचर है, चेक कर लो। इस कार्बन को देखो, यहाँ पे कौन सी बॉन्ड है, सिंगल, यहाँ पे क्या हो गई, तो इसका भी डबल रोल है, डबल नेचर है। यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, सभी कार्बन्स का ये नेचर है। अगर सभी कार्बन्स का नेचर सेम है तो सभी कार्बन्स की बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, बीच वाली, इसलिए सभी की लेंथ क्या आती है, सेम आती है। अब ये प्रॉपर्टी समझाने के लिए मुझे कितने स्ट्रक्चर बनाने पड़े, 2। ये तो मैंने गलती से बनाया, एक्सप्लेन करने के लिए 2 ही है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर ना बनाता तो आपको कैसे पता चलता है कि इसका डबल रोल है, डबल रोल दिखाने के लिए 2 स्ट्रक्चर बनाने पड़े ना, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस, इसे रेजोनेंस बोलते हैं। जब आप मॉलिक्यूल की कोई भी प्रॉपर्टी सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन 2 स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। फिर जब ये इफेक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट, समझ में आ गया होगा। तो ये रेजोनेंस की डेफिनेशन है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिख दो। एमएससी कर ले पहले, उसके बाद बोलियो। अभी 2-3 दिन की बात है, फिर मैं ऐसे बोलूंगा भी एमएससी कर ले, नेट भी कर ले, नेट होने वाला अपना, उसके बाद पता लगेगा फिर। मैंने पीएचडी नहीं करनी, क्यों, छोड़ो, तुम्हें क्या बताऊं, क्लास बंद करने तो फिर बताऊंगा। ठीक है सृष्टि, सारिका और अमीशा, बजट का प्रॉब्लम रहता है, बजट का प्रॉब्लम नहीं, वैसे पीएचडी की इतनी वो नेट वैल्यू नहीं ना, बजट ज्यादा है। नहीं मैं बताता हूं, मैं बता रहा हूं, मैं जेआरएफ कर लेते हैं ना तो 35,000 रुपए स्कॉलरशिप है महीने की, तो 1 साल की कितनी हो गई, लगभग 4 लाख के करीब। और पीएचडी की 1 साल की फीस कितनी होती है, 30,000 रुपए। आपके बच्चे कितने, तो नुकसान कुछ मैंने करनी नहीं है। हाँ जी, भूमिका कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। डेफिनेशन एक्चुअली डेफिनेशन लिख लो, आगे कल करेंगे। चलिए तो आप लिखना स्टार्ट करोगे, रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखोगे, व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल can't explain
its all properties by one structure only, by one structure only, comma, then we have to write two or more structures. बेंजीन के दो बने तो ये कोई कसम नहीं खा लिया आपने भी, हर किसी के दो ही बनेंगे। किसी का प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए 4 स्ट्रक्चर बनाने पड़ सकते हैं, 40 बनाने पड़ सकते हैं, तो टू और मोर। 40 वाला एग्जांपल नहीं है हमारे पास। कौन सा एग्जांपल है जिसमें मैक्सिमम 5 स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे? 5 वो रटवा दूंगा +1 में, +2 में भी काम आएंगे। अगर +1 में रट लिए फिर थैंक यू बोलोगे, +2 में जब भी कहीं पे भी क्लास लगा रहे होगे भी सर ने समझा दिया था, तो फायदा रहेगा, देख लेना, ठीक है ना। +1 की ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू +2। अगर आपको +1 वाली ढंग से आती है फिर +2 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। कॉपी देना एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फटाफट सुनते जाएंगे। मैंने बोला व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कांट एक्सप्लेन इट्स ऑल प्रॉपर्टीज by one structure only, then we have to write 2 or more structures such that each structure differs in position of electrons. काम कर ले, वीडियो ना बना, वीडियो करना है। differs in position of electrons, position of pi electrons कर लेना, position of pi electrons relative to atoms, relative to RELATIVE, relative, relative जिसे आप बोलते हो, मैं अंग्रेज बन गया थोड़ा, relative, sorry, relative to atoms. These structures are called resonating structures. Full stop के बाद these structures are called resonating structures. एक इसका महंगा नाम भी है canonical structures. मुझे पता है आपको पसंद नहीं आया होगा, पर ब्रैकेट में लिख लो, पता होना चाहिए। मैं भी खुद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलता हूं, मैं कभी नहीं बोलता कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एक ही बात है। आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। सर बेंजीन को कैसे एक्सप्लेन करें? मेरा क्या आंसर है, दोनों स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। फिर एक बच्चे ने मुझे फंसाने वाला क्वेश्चन पूछ लिया, कहता सर दोनों में से असली स्ट्रक्चर कौन सा है? भाई प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है, ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा। अब पेपर में कोई आपसे पूछेगा, आप दोनों थोड़ी बना के आओगे, दोनों में से एक ही बनाना पड़ेगा। सर असली स्ट्रक्चर कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा बना के आए? फिर आपने अजीब क्वेश्चन पूछा, फंसाने वाला, और मैंने कौन सा आंसर दिया? फंसाने वाला। मैंने बोला ना तो ये बनाना है ना ये बनाना है, आप बनाओगे ये वाला स्ट्रक्चर। अगर ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर होता है। मतलब आपको ये भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, दो कौन बनाएगा? तो आप इन दोनों का मिक्सचर बना देंगे, विच इज दिस। अब किसी बच्चे ने बोला सर इन दोनों को मिक्स करके ये कैसे बनता है? ये फिर आप कल देखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, और इसके बारे में आप कल जानकारी इकट्ठी करेंगे, ठीक है जी। चलिए।